यूनिट 4 नई तालीम के मॉडल तथा उपागम। यूनिट 4 पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 2020 और 21 में आया है। नई तालीम गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नई तालीम गांधी जी का शिक्षण प्रतिमान, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। गांधी जी ने अपनी शिक्षा के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए। शारीरिक विकास का उद्देश्य बालक अथवा व्यक्ति का शारीरिक विकास सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति इस शरीर द्वारा ही होती है। मानसिक तथा बौद्धिक विकास का उद्देश्य, मन और आत्मा के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास का उद्देश्य, गांधी जी ने माना है कि व्यक्तिगत विकास का उच्चतम रूप आत्मिक विकास है और आत्मिक विकास के लिए मनुष्य का सामाजिक विकास जरूरी है। नैतिक व चारित्रिक विकास का उद्देश्य, गांधी जी के अनुसार सभी प्रकार के ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, अत्यय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तथा निर्भयता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा उसकी आत्मिक उन्नति के लिए सांस्कृतिक विकास बहुत जरूरी है। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, गांधी जी ने स्वयं लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य, गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक बालक आत्मनिर्भर हो, उसे आर्थिक अभाव से मुक्ति मिले। इसीलिए उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को कम से कम अपनी जीविका कमाने योग्य बनाना चाहिए। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, सा विद्या सा विमुक्ति गांधी जी का आदर्श था। गांधी जी ने कहा है कि हमें सच्ची शिक्षा मोक्ष की प्राप्ति कराती है। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति अर्थात आत्मानुभूति को गांधी जी ने शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य माना है। देखते हैं आगे। गांधी जी ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न कार्य दिशा निर्धारित की। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्य एवं ब्रह्मचर्य के पालन से उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के विषय में अपने विचार नई तालीम में रखे। सत्य, गांधी जी ने सत्य को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना है। वे कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य के साथ ही शिवम व सुंदरम है। अतः हमें मन, वचन व कर्म से सत्य का प्रयोग करना चाहिए। अहिंसा, गांधी जी लिखते हैं, अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष का अभाव है। यह प्रगतिशील दशा है। इसका अर्थ चेतन रूप से कष्ट भोगना है। अहिंसा अपने सक्रिय रूप से जीवन के प्रति सद्भावना है। यह शुद्ध प्रेम है। अहिंसा व्यापक एवं ईश्वर का पर्याय है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। निर्भयता, गांधी जी कहते हैं, निर्भयता का अर्थ समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट तथा मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रिय जन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि। बिना निर्भयता सत्य व अहिंसा का पालन करना असंभव है।
सत्याग्रह गांधी जी सत्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह की बात करते हैं। उनका सत्याग्रह गीता के कर्मयोग पर आधारित है। ब्रह्मचर्य इंद्रिय ग्रह द्वारा मन को अपने वश में करके मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, भेदभाव रहित समाज की कल्पना। गांधी जी ने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां उच्च नीच का भाव न हो, छुआछूत न हो, सभी सम्मान हो, सभी से प्रेम रहे, स्त्री व पुरुष को बराबर अधिकार मिले। श्रम की महत्ता। गांधी जी श्रम के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने शिल्प, दस्तकारी, बढ़ाई, बुनाई, पुताई, रसोई, बागवानी, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, फर्नीचर, कुटीर उद्योग धंधों, कृषि को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। शिक्षा हस्तकला, क्राफ्ट पर आधारित हो। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, स्वतंत्रता, अनुकरण विधि, क्रियात्मक विधि, मौखिक विधि, सहयोग विधि, संबंध विधि। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट आंसर है, आप इसे पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लेना। और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। व्यावसायिक शिक्षा यानी फ्रे के अनुसार कि गरीब का मुख्य कारण निरक्षरता है और निरक्षरता का मुख्य कारण गरीबी है। धार्मिक शिक्षा फ्रेयर धार्मिक व्यक्ति थे, ईसाई धर्म के अनुयायी थे और प्रेम और सेवा को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य मानते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में मानवतावाद से आप क्या समझते हैं और इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। या फिर आप बोल सकते हैं नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2020 और 21 में आया, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप पूरा पढ़ लेना, हम इसमें समझाते हैं। मानवतावाद का सामान्य परिचय। मानव के किसी भी प्रकार के चिंतन का मुख्य केंद्र स्वयं मानव ही होता है। दार्शनिक चिंतन में उसके वर्तमान के साथ साथ उसके आदि एवं अंत के विषय में भी विचार किया जाता है और उसके लिए तदनुकूल आचार संहिता बनाई जाती है। सामाजिक चिंतन में उसके सामाजिक जीवन पर विचार किया जाता है और उसके सामाजिक जीवन को उच्च बनाने के लिए व्यवहार दंड निश्चित किए जाते हैं। राजनीतिक चिंतन में शासन तंत्रों पर विचार किया जाता है और उपयुक्तम शासन व्यवस्था की खोज की जाती है। आर्थिक चिंतन में विभिन्न अर्थतंत्रों पर विचार किया जाता है और मनुष्य के आर्थिक विकास की विधियों की खोज कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। मनोवैज्ञानिक चिंतन में मनुष्य के व्यवहार के मूल आधारों एवं कारकों पर विचार किया जाता है और उनके विकास को गति प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक चिंतन में मनुष्य के लिए पदार्थों की उपयोगिता की खोज की जाती है और पदार्थों के प्रयोग से मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य के सभी प्रकार के चिंतनों का केंद्र बिंदु मानव ही होता है और सभी चिंतन मानव के विकास एवं समृद्धि के साधनों की खोज की ओर प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकार सभी प्रकार के चिंतन अपनी मूल प्रवृत्ति में मानवतावादी हैं। और इसमें बताया है, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी से के उत्तरार्ध में जैक चिंतक रूसो ने तत्कालीन निरंकुश शासन तंत्र और शोषण प्रधान धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और इस कष्टमय जीवन से बचने के लिए प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। प्रकृतिवाद की उनकी यह विचारधारा को प्रकृतिवाद की संज्ञा दी गई। यूँ तो इन दोनों चिंतकों ने मनुष्य मात्र को किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर
उनके जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्न किया। मानववाद यानी इनकी चिंतनधारा को मानवतावादी या मानववाद कहा जाता है। मानवतावादियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था मनुष्य के लिए सुख शांति की खोज। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ शिलर आदि कुछ दार्शनिकों ने विज्ञान के महत्व को तो स्वीकार किया, परंतु साथ ही दो बातों पर विशेष बल दिया। एक यह है कि मनुष्य को विज्ञान या मशीन का दास नहीं होना चाहिए, और दूसरी यह है कि विज्ञान का प्रयोग निर्माणात्मक कार्यों में होना चाहिए। आगे देखते हैं। विज्ञान का मानव मात्र के हित में प्रयोग करने पर बल देने के कारण इनकी विचारधारा को विज्ञानवादी मानववादी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मानववाद के रूप को समझने का हम जानते हैं कि किसी भी दार्शनिक विचारधारा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए उनकी तत्वमीमांसा ज्ञान एवं तक मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। मानवतावादी की तत्वमीमांसा। मानवतावादी चिंतकों ने प्रकृतिवादी तत्वमीमांसा को स्वीकार किया है। मानवतावाद की ज्ञान मीमांसा। मानवतावादी से पदार्थजन्य संसार की समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के स्वरूप को जानने को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। इनकी दृष्टि से ज्ञान की प्रकृति विवेकपूर्ण होती है। मानवतावाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा। मानवतावादी मानव को इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानते हैं और संसार की संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हैं। ये संसार के सभी मनुष्यों को स्वतंत्र, प्रसन्न और प्रगतिशील देखना चाहते हैं। इनकी दृष्टि से सबकी भलाई मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। मानवतावाद की परिभाषा। मानवतावाद की तत्व मीमांसा अपने से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उसे दार्शनिक चिंतन धारा के रूप में परिभाषित करना बड़ा कठिन कार्य है। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की वह अभिवृत्ति है जो मनुष्य को और उसके विभिन्न पक्षों, कार्यों, इच्छाओं और उनके हित को सर्वाधिक महत्व देती है। मैस्लो ने मानवतावाद को कुछ इस रूप में प्रस्तुत किया है। मानवतावाद शब्द का प्रयोग लेखकों ने भिन्न भिन्न रूप में किया है। इनमें से एक अर्थ है मानव ही मानव चिंतक का आधार है, यानी मानव ही मानव का चिंतन का आधार है और ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है और न ही कोई अति मानवीय वास्तविकता है जिससे इसे जोड़ा जा सके। मानवतावाद के मूल तत्व एवं सिद्धांत। मानवतावाद की तत्व मीमांसा ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को यदि हम मूल्य, तत्व एवं सिद्धांतों के रूप में बांधना चाहें तो निम्नलिखित रूप से बांध सकते हैं। इस संसार का कोई नियामक सत्ता नहीं है। यह भौतिक जगत सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत सत्य नहीं है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य सृष्टि के विकास की चरम सीमा है। मनुष्य का विकास उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्ण जीना है और सुखपूर्वक जीने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसमें है पाउलो फ्रेरे का शैक्षिक योगदान। शिक्षा का दर्शन। पाउलो फ्रेरे
ने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाउलो फ्रेरे ने प्लेटो से अधिक आधुनिक मार्क्सवादी और विरोधी उपनिदेशक के विचारों में स्थान प्राप्त किया है। पीड़ितों का शिक्षण शास्त्र पाउलो फ्रेरे की ऐसी रचना है जिसे अनेक अर्थों में शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है। फ्रेंच फैनन ने अपनी पुस्तक द ब्रेच ऑफ द अर्थ 1961 में प्रारंभिक और उपनिवेशवाद विरोधी शिक्षा के साथ देशी आबादी प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा का वैश्विक प्रारूप, चुप्पी की संस्कृति, पाउलो फ्रेरे का वैश्विक प्रभाव, रचनावाद की विशेषताएं देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट 2021 में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। रचनावाद अधिगम के विषय में शिक्षा जगत में दो विचारधारा हैं। पहली विचारधारा के अनुसार अध्यापक ज्ञान का संप्रेषण करता है और सीखने वाला इस संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करता है। दूसरी विचारधारा ने अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी अधिगम मीन्स सीखना, यानी जन्मजात प्रवृत्ति है। वह अपने वातावरण की क्रियाओं में भाग लेकर स्वयं ज्ञानार्जन करता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक नए ज्ञान की रचना स्वयं करता है, इसीलिए इस विचारधारा को रचनावाद कहा जाता है। रमन बिहारी लाल ने रचनावाद के विषय में लिखा है, रचनावादी सिद्धांत सीखने का वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और फिर इस नए ज्ञान के आधार पर अपने पूर्व ज्ञान को पुनर्गठित करते हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। स्किप करके मत देखना, इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। रचनावाद उपागम की विशेषताएं। रचनावाद उपागम की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। रचनावाद उपागम में कक्षा का वातावरण लोकतंत्रीय होता है, सभी छात्र सक्रिय रहकर कार्य करते हैं, बालक अपने अनुभव, बोध और चिंतन के आधार पर सीखता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? महात्मा गांधी। और बेसिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। इसमें चारित्रिक व नैतिक विकास करना, शारीरिक व मानसिक विकास करना। स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, ये बेवकूफ़ी वाला काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। विश्व भारती के विभागों को स्पष्ट कीजिए। पाठ भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन विश्व भारती के विभाग हैं। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? जॉन डेवी हैं। और रचनावाद के संप्रदाय को प्रतिपादित किसने किया? रचनावाद जॉन डेवी तथा बैगोस्टी ने। पाउलो फ्रेरे का जन्म कब हुआ? सन 1921 ईस्वी में। पाउलो फ्रेरे यानी पाउलो फ्रेरे या पाउली फ्रेरे का पूरा नाम है पाउली रेगलस जीन्स फ्रेरे। पीड़ित का शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान किसने लिखी? पाउलो फ्रेरे ने लिखी। पाउलो फ्रेरे किस दर्शन के पोषक थे? मुक्तिवादी दर्शन के। जेपीडी का पूर्ण रूप लिखिए। जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नई तालीम के एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखिए। जॉन डेवी का शिक्षण प्रतिमान। जॉन डेवी द्वारा लिखित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ऑफ टुडे। गांधी जी के दर्शन में मुख्य तत्व हैं सत्य, अहिंसा, निर्भयता एवं सत्याग्रह।
टैगोर ने बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, पढ़ लेना। अब हम देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है। नई तालीम एवं क्षेत्र सहभागिता। निर्माण ज्ञान के लिए स्कूल ऐसे जीवन के संदर्भ में ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके रूपों की व्याख्या कीजिए। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान क्या है, यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान वस्तुपरक अथवा आत्मपरक। ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है। ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है। ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है। ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या है। शुद्ध ज्ञान से प्राप्त यानी शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। ज्ञान के स्रोतों का महत्व। इसमें प्रोफेसर रसेल ने कहा है, इसमें ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। और व्याख्या इसमें देखते, ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है। यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। विलियम जेम्स के अनुसार इसमें हम देखते, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक, क्रियात्मक और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। प्रोफेसर जोड हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। वस्तुवादी ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। व्याख्या, वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता या मन की अपेक्षा वस्तु ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। प्रत्ययवादी ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु से ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं। होब्स ने कहा है कि ज्ञान शक्ति है। नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है और यह समुदाय और विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। सामुदायिक संलग्नता, स्कूल व समुदाय की भागीदारी। सामुदायिक संलग्नता से अभिप्राय कार्य नई तालीम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना। शिक्षा को स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कार्यक्रमों को इतना योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि इनमें समुदाय की भी भागीदारी हो और सामुदायिक विकास संगठन और सरकारी एजेंसियां भी उसमें भाग लें और स्कूल के साथ सहयोग करें। कोठारी आयोग ने सामुदायिक संलग्नता को सामाजिक सेवा के रूप में एक अच्छी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के बुनियादी तत्वों में से एक माना है। साथ ही यह सिफारिश भी की है सभी छात्रों के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के कुछ रूपों को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता और उन्हें शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाने की ज़रूरत भी है। सामुदायिक संलग्नता से तात्पर्य विद्यालय संबंधी सभी गतिविधियों में शिक्षक उन्नति के लिए उन्नति के लिए समाज एवं समुदाय व परिवार की भागीदारी से है। और सामुदायिक संलग्नता से छात्र छात्रा में निम्न मूलभूत योग्यताओं का विकास होगा। कार्य आधारित सामुदायिक भागीदारी, छात्रों की नागरिक भागीदारी की बौद्धिक समझ के साथ चिंतन व तार्किक क्षमता का विकास होता है। विविधता का सम्मान, छात्रों यानी संकाय, कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों सहित सभी लोगों के पास सामाजिक पहचान की एक विस्तृत श्रृंखला है। नेतृत्व, छात्र टीमों के अंदर काम करके अपने कौशल को प्रखर बनाकर नेतृत्व के
गुणों का विकास करते हैं। सामाजिक न्याय, सामुदायिक संलग्नता छात्रों में सामाजिक न्याय की भावना का विकास करती है। सामुदायिक आधारित एक्शन रिसर्च छात्र स्थानीय समुदाय और संगठनात्मक समस्याओं तथा आवश्यकताओं का विश्लेषण करना सीखते हैं। रचनात्मक समाधान विकसित करना सीखते हैं। मजदूरी की गरिमा को आंतरिक रूप से अपनाने व सराहना करने वाले विभिन्न व्यवसायों और पेशों का सम्मान करना सीखते हैं तथा उत्कृष्ट बनाने की क्षमता का विकास करते हैं। अनुभव छात्र समालोचनात्मक गहन चिंतन के साथ अनुभव प्राप्त करते हैं। संवाद छात्र विचारों के आदान प्रदान, सक्रिय श्रवण और चुनौतीपूर्ण धारणाओं के माध्यम से शिक्षण प्राप्त करते हैं। संसाधन आधारित परिप्रेक्ष्य सक्रिय रूप से लोगों और समुदायों में शक्ति की खोज करके उन शक्तियों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। स्वयं के भीतर अपने संस्थानों और स्थानीय समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुशीलन करते हैं। कला और शिल्प छात्र विभिन्न चुनिंदा स्थानीय कला और शिल्प के विभिन्न पहलुओं के शिक्षण के माध्यम से उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय शिक्षा का एक औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। आई डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो एकता की भावना के साथ समान हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा कार्य करता है। विद्यालय स्कूल विद्या प्लस आलय अर्थात विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्या या ज्ञान प्राप्त होता है। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुण तथा कुछ निश्चित प्रकार की क्रियाएं एवं व्यवसाय इस उद्देश्य से सिखाए जाते हैं कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके। एक अच्छा स्कूल, एक सुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामुदायिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य तथा मनमोहक वृंदावन होता है जहाँ सीखने वालों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सामुदायिक संलग्नता में स्कूल की भागीदारी। सामुदायिक संलग्नता कार्यक्रम में विद्यालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में सामुदायिक संलग्नता के माध्यम से नई तालीम की पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालय के द्वारा ही कार्य रूप में व्यवहार में लाई जा सकती है। छात्रों को कार्य शिक्षा के माध्यम से समुदाय में भागीदारी बनाया जा सकता है। शिक्षार्थी के उद्देश्य स्कूल और जीवन के बीच विभाजन की पहचान करना। स्कूल अथवा शिक्षा संसाधनों में सामुदायिक भागीदारी की संभाव्यता और समुदाय भागीदारी की उपयुक्त नीतियों की पहचान करना। ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। मानव जीवन में ज्ञान का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण संसार इसकी खोज में लगा हुआ है। प्रतीति, बोध, जानकारी, अनुभव, विद्या, शिक्षा, प्रवीणता, चेतना, संज्ञान, विवेक आदि ज्ञान के पर्याय हैं। शब्दकोश के अनुसार ज्ञान की व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई है। ज्ञा प्लस ल्यूट अर्थात ज्ञा धातु ल्यूट प्रत्यय। इस प्रकार ज्ञान का अर्थ हुआ है जानना, समझना, परिचित होना। शाकुंतलम में जानने के अर्थ में ज्ञान शब्द प्रयुक्त हुआ है। जाने तपसी वीर्यम। ज्ञान शब्द का प्रयोग प्रवीणता के अर्थ में भी
प्रयुक्त होता है। सांख्य दर्शन यानी भारतीय वेद मूलक दर्शनों में ज्ञान की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एवं मनुष्य के वास्तविक स्वरूप और उसके उसके विभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। योग दर्शन के अनुसार वस्तु जगत और चित्त के वास्तविक स्वरूपों को जानना ही ज्ञान है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा अर्थात ज्ञान और अप्रमा अयर्थार्थ ज्ञान और उनके विभेदों को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। वैश्विक दर्शन में विद्या तथा अविद्या को ज्ञान कहा है। ज्ञान में मीमांसा दर्शन में एक प्रकार की क्रिया है। इंद्रिय का पदार्थ के साथ संबंध होने पर आत्मा में जो चेतना उत्पन्न होती है उसे ज्ञान कहते हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकर के अनुसार ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है। जैन दर्शन बौद्ध दर्शन में ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। ज्ञान की विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए। ज्ञान की विशेषता: ज्ञान अनुभूत होता है, ज्ञान सत्य होता है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, ज्ञान अनुभवात्मक, ज्ञान बौद्धिक है और तथ्य और मूल्य ज्ञान की संरचना के आधार बनते हैं। ज्ञान सदैव प्रतिमान रहता है। ज्ञान शिक्षा की अति उत्तम साधन है। निर्माण ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान का महत्व निर्विवाद रूप से अपरिमित है। ज्ञान प्रकाश की सदृश ज्योतिर्मय है। यही मनुष्य को शरीर से अशरीर पर ले जाता है। भारतीय धर्म साधनों में ज्ञान को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। दार्शनिक धार्मिक सभी साधनों में इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। ज्ञान का प्रकाश साधक के हृदय को प्रकाशित कर देता है। महात्मा तुलसीदास ने कहा है कि ज्ञान से दुर्लभ वस्तु इस संसार में और कोई नहीं, ना ही कछु दुर्लभ ज्ञान सामना। यानी ज्ञान मुक्ति का ही फल है। उन्होंने भक्ति मणि को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और वैराग्य रूपी नयनों की आवश्यकता बताई। दर्शन में ज्ञान मीमांसा के रूप में ज्ञान की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत सभी दर्शन ज्ञान के संबंध में भिन्न भिन्न मत रखते हैं। ज्ञान का अनुभवात्मक सिद्धांत: अनुभवात्मक तर्क चिंतन को महत्व न देकर ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से ही होती है। अनुभववादी मानते हैं कि ज्ञान का मूल और एकमात्र स्रोत अनुभव है और अनुभव का अर्थ इंद्रिय अनुभव है। दैनिक जीवन में व्यक्ति को जो विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है वह यथार्थ नहीं वरन वह ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। अनुभवात्मक यानी अनुभववाद की विशेषताएं देखते हैं। इसमें दैनिक जीवन में जो विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है वह यथार्थ नहीं बल्कि वह ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। मन में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं और जो भी प्रत्यय मन में होते हैं वे अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। ज्ञान की पद्धति अन्यागात्मक है। बुद्धि और अनुभववाद का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया गया है।
बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का यानी एकमात्र स्रोत बुद्धि है, जबकि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान की पद्धति निगमनात्मक है, जबकि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की पद्धति आगमनात्मक है। उपरोक्त बिंदुओं में किए गए वर्णन से स्पष्ट है कि यद्यपि बुद्धिवाद और अनुभववाद का चिंतन परस्पर विरोधी चिंतन है, तथापि ज्ञान की दृष्टि से दोनों का ही समान महत्व है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। ज्ञान प्राप्ति करने के साधन नामक शीर्षक के अंतर्गत हमने देखा कि भिन्न भिन्न दर्शनों में ज्ञान प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन बताए गए हैं और उन साधनों के अनुरूप ही भिन्न भिन्न विधियों का विकास किया गया है। गांव में कृषि के संदर्भ में सिंचाई के लिए पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं सिंचाई के लिए पौधों की क्रांतिक अवस्थाएं। धान यानी कल्ले निकलते यानी जो कल्ले होते हैं, किल्ले बोलते हैं। धान की जो बोड़ियां होती हैं, किल्ले निकलते समय यानी पुष्प गुच्छे निकलने का आरंभ, फूल आने पर दुग्धावस्था या हल्का दाना कड़ा होने पर, गेहूँ ताज़ा जड़ निकलने पर, और मक्का मंजरी यानी मादा फूल निकलते समय दाढ़ी बनने पर एवं दाना कड़ा होने पर, ज्वार फूल आने से पूर्व, और जौ कल्ले निकलना व पुष्पन, दलहनी चना मटर मसूर मूंग साग पुष्प यानी फली निकलने की अवस्था। सूरजमुखी में मुंडक से पूर्व वेटन अवस्था यानी फूल बनने तथा दाना भरते समय। अतिरिक्त यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें देखते हैं। ज्ञान को परिभाषित कीजिए। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान के प्रकारों को बताइए। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान की कसौटियों को बताइए। निश्चितता, स्पष्टता। ज्ञान की विधियों को बताइए। प्रयोगवाद, वर्णन विधि। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश। SUPW का पूर्ण रूप? समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखिए। जल संरक्षण। क्षेत्रीय सहभागिता से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय सहभागिता में समूहों का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। समूह में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संगठनों का गठन किया जाता है। एक संगठन के लोग यह विश्वास करते हैं कि वे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। शिक्षा और ज्ञान अन्यश्रित है और विद्या को ज्ञान का पर्याय माना गया है। दोस्तों, आप अगर बीएड सेकेंडरी की सभी वीडियोज़ चाहते हो कि जितने चैप्टर हैं सभी विस्तार पूर्वक पढ़ाए जाएँ, या कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।